लेकिन मैंने कभी कभी जब मुझे पत्रकारों ने सवाल पूछे थे तब मैंने बोला था कि अगर ऐसा मौका मिलता है तो जरूर उसका विचार मैं करूंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं महाराष्ट्र की राजनीति में आने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। कौन होगा इसका फैसला करेंगे। तो मुझे लगता है कि तीनों नेताओं की भूमिका बहुत ही अच्छी भूमिका है और महायुति में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई रस्सीखेच नहीं है, कोई मतलब विवाद नहीं है। जो भी निर्णय होगा हम एक साथ बैठकर करेंगे निर्णय। मुझे लगता है कि बीजेपी का जो कहना है कि जिस तरह हम लोग लोकतंत्र में काम करते हैं और जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो लोग सुनकर आते हैं, जिनको ज्यादा सीट मिलती है वो सरकार बनाते हैं, वो सत्ता में आते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसे कभी हमले और गुंडागर्दी का काम नहीं हुआ है। मतलब बीजेपी अपना भूमिका लोगों के सामने रखती है। इसीलिए अनिल देशमुख जी फॉर्मर होम मिनिस्टर भी हैं, नागपुर के नेता भी हैं, शरद पवार जी के साथ वो मतलब बहुत उनके नजदीक भी है, हमारे अच्छे मित्र भी है। तो जो भी मतलब अभी हमला हुआ या क्या हुआ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने हमला किया होगा तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह बीजेपी का कहना है कि हमें मतलब किसी पर हमला करने की बिल्कुल जरूरी नहीं है और हमारा कोई ऐसी गुंडागर्दी में विश्वास नहीं है, इसीलिए बीजेपी के मत से मैं सहमत हूं कि भाई यहाँ क्या हमले का क्या हुआ इसकी पूरी जांच पुलिस करे। सर कल उन्होंने सभी ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री पद से मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो रेस से हम बाहर है। किस तरीके से देखते हैं, क्या कोई नया मुख्यमंत्री जो है महायुति की ओर से डिक्लेयर किया जाएगा? एक बड़ा जो है ऑफर या बड़ा चांस जो है अभी रिपब्लिकन पार्टी को मिल सकता है। मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय एकनाथ शिंदे जी हो, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी हो, माननीय अजय दादा पवार जी हो, तीनों ने भी बताया कि हम मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है। जो भी निर्णय हम बैठकर अगर हमको मेजोरिटी मिलती है तो पूरी मेजोरिटी महायुति को मिलने का पूरा हमें विश्वास है। जिस तरह लोगों के साथ हमारा डायलॉग हुआ, लोगों के साथ हमने जो बातचीत की है, हमारी सभाएं भी सब अच्छी हो गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी मतलब सभाएं बहुत बड़ी बड़ी हुई है। तो इसीलिए महायुति की सत्ता न की आने वाली है। तो तीनों नेताओं ने अंडरस्टैंडिंग से अपनी भूमिका रखी। बहुत अच्छी बात है कि भाई हम रेस में नहीं है और हमको मतलब बहुमत मिलने वाला ही है। लेकिन जब बहुमत मिलेगा 23 तारीख को, उसके बाद हम एक साथ बैठेंगे और उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला करेंगे। तो मुझे लगता है कि तीनों नेताओं की भूमिका बहुत ही अच्छी भूमिका है और महायुति में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई रस्सीखेच नहीं है, कोई मतलब विवाद नहीं है। जो भी निर्णय होगा हम एक साथ बैठकर करेंगे निर्णय। नए मुख्यमंत्री पद के लिए आपका नाम जो है चर्चे में है या आप क्या इस बारे में जो है जो तीनों दल है या जो तीनों पार्टी है उस बारे में चर्चा करने वाले हैं आपके नाम के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए? अगर तीनों ने जो है मना कर दिया है मुख्यमंत्री पद के रेस के लिए नहीं, सभी ने तो मतलब सभी नेताओं ने मुख्यमंत्री पद के लिए जो दावेदारी है वो दावेदारी उन्होंने अभी नहीं रखी है। सबने बोला है कि भाई हम उसमें कंपटीशन में नहीं है। मैं भी कंपटीशन में नहीं हूँ। मैं तो दिल्ली में खुश हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं हूँ, देश भर मेरी पार्टी मैं बढ़ा रहा हूँ। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। जब माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने थे तो 2014 में पहले राउंड में मुझे मंत्री पद नहीं मिला था माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में। मोदी साहब ने मुझे बताया था कि आपका योगदान हमें सत्ता में लाने के लिए बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इस वक्त मैं छोटा मंत्रिमंडल बनाने वाला हूं और जब विस्तार होगा तब आपको लिया जाएगा। तब मेरे पास प्रस्ताव आया था देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से कि आपको महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री पद देने के लिए हम तैयार है, आप इधर आइए। तो मैंने नकार दिया था। मैंने बताया था कि भाई मैं महाराष्ट्र में 5 साल में मंत्री रहा हूं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद दिल्ली में सेंट्रल में कोई भी हमारा आरपीआई का मंत्री नहीं बना है, तो इसीलिए मुझे दिल्ली जाना है।
इसीलिए जो आपने मुझे पूछा है, तो मैं कोई मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी कभी जब मुझे पत्रकारों ने सवाल पूछे थे तो मैंने बोला था कि अगर ऐसा मौका मिलता है तो जरूर उसका विचार मैं करूंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं महाराष्ट्र की राजनीति में आने के लिए उत्सुक नहीं हूं। सर, कल राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे ने की है। हाँ, तो राज ठाकरे जी का जो कहना है वो जिस तरह माननीय उद्धव ठाकरे जी ने 2019 के विधानसभा के चुनाव में हम एक साथ लड़े थे, बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई, हम सब लोग मिलकर महायुति के माध्यम से हम लड़े थे। तो तब सरकार बनाने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने बीजेपी को सपोर्ट करने की आवश्यकता थी। बीजेपी के पास 5 लोग थे, उसमें 2 लोग आरपीआई के थे और इंडिपेंडेंट कम से कम 14 लोग उनके साथ थे। तो ये मिलाकर 119 लोग बीजेपी के पास थे। तो उद्धव ठाकरे जी के जो 56 लोग थे उन्होंने एकनाथ शिंदे तो तब उनके साथ ही थे। तो उद्धव जी ने ही देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सपोर्ट करने की आवश्यकता थी, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। वो महायुति को छोड़कर कांग्रेस, राष्ट्रवादी के वहां चले गए। तो राज ठाकरे का जो आरोप है वो सही है कि भाई गद्दार 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 हमेशा एकनाथ शिंदे को बोलने के बजाय उद्धव ठाकरे जी ने पहले गद्दारी की है। और उद्धव ठाकरे जी अगर ऐसा नहीं करते थे, उद्धव ठाकरे जी अगर महायुति के साथ रहते थे तो धनुष बाण उनके हाथ से नहीं जाता था, धनुष बाण उनके हाथ में रहता था। तो राज ठाकरे के बयान जो उन्होंने दिया वो सही बयान है, उद्धव ठाकरे जी ने ही पहले गद्दारी की है। सर, कल राहुल गांधी उसमें राहुल गांधी ने ये जो एक है तो सेफ है, ये जो नारा है इसका एग्जाम्पल लेकर कहा है कि मोदी और अडानी और अमित शाह ये एक साथ है और इन तीनों के बीच अडानी जो है वो सेफ है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अडानी एक उद्योगपति है, बिजनेसमैन है और सरकार का उनसे कोई संबंध नहीं, उनकी कंपनी है, वो चलाते हैं। लेकिन बार बार अडानी का नाम नरेंद्र मोदी जी के साथ और अमित शाह जी के साथ जोड़ने से मुझे लगता है कि कोई उसमें कोई फायदा नहीं है। बार बार इसी तरह का आरोप लगाने का प्रयत्न राहुल गांधी का करते रहते हैं। तो अडानी के साथ कोई संबंध नहीं है, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वो अप्लाई करते हैं, टेंडर भरते हैं और बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया है। अडानी जो है उन्होंने बहुत सारे एयरपोर्ट अच्छे बनाए हैं। अभी बिजली का भी काम उनके पास आया है, मुंबई में जो रिलायंस के पास बिजली थी अभी अडानी के पास वो बिजली आई है। तो मुझे लगता है कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बोला था कि रोजगार की निर्मित होनी चाहिए। इसीलिए बार बार अडानी का नाम लेकर हमें बदनाम करने की कोशिश होती है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। और हम एक है तो सेफ है के नारे में राहुल गांधी बोल रहे कि भाई हम एक है तो अडानी भी सेफ है, तो अडानी सेफ नहीं है। हम एक है तो राहुल गांधी भी सेफ है, सब लोग उसमें से सेफ है। और अगर हमेशा राहुल गांधी जी तो फेक है, राहुल गांधी जी तो फेक है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नेक है। तो नरेंद्र मोदी जी भी ईमानदार आदमी है और देश को आगे बढ़ाने का काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। और महायुति अभी सत्ता में आ जाएगी और महाविकास आघाड़ी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। बयान दिया है कि मैं जो पार्टी से अलग हुआ, शरद पवार जी का साथ छोड़ा, विधायकों का काफी प्रेशर था और विधायकों ने शरद पवार से बात की थी कि आप भारतीय जनता पार्टी में चलो, लेकिन शरद पवार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसकी वजह से मुझे उनके साथ अलग होना पड़ा। अजय दादा जो कह रहे हैं वो बात सही है कि कई दिनों से एनसीपी में बात चल रही थी कि अगर महाराष्ट्र का विकास करना है, गांव गांव का विकास करना है, तो नरेंद्र मोदी जी विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम शिवसेना के साथ है तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते हैं? ये सवाल एनसीपी की मीटिंगों में बहुत बार उठाया गया था
और पवार साहब को सब लोग बोल रहे थे कि हम सब लोग मिलकर अपन बीजेपी के साथ जाते हैं, लेकिन पवार साहब ने मना कर दिया था कि जिनको जाना वो जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने भी बहुत बार इस बात को उठाया था कि जिस तरह जॉर्ज फर्नांडिस है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, नवीन पटनायक है, डीएमके है, ऐसे कई नेता जो थे, ये नेता लोग एनडीए में थे। तो पवार साहब जैसे आदमी ने इतना राजनीति में ये नहीं करना, मैं भी कांग्रेस पार्टी के साथ था, मैं भी नरेंद्र मोदी जी के साथ आया, और इसीलिए मुझे लगता है कि अजय दादा ने जो बोला है कि सभी एमएलए का प्रेशर था कि भाई अपन उधर जाना चाहिए और विकास के मुद्दे पर जाना चाहिए, ये मुद्दा उनका था। तो इसीलिए एमएलए सब बोल रहे थे, इसीलिए अजय दादा ने निर्णय लिया। ये जो बात अजय दादा बोल रहे थे सही बात है कि वो शरद पवार को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन सभी एमएलए ने ही सोचा था कि अपन बीजेपी के साथ जाना ही चाहिए, और इसीलिए उनके कहने पर मैंने ये निर्णय लिया। ये अजय दादा के मत से मैं सहमत हूँ, और उनका जो बयान है वो सही बयान है। राज ठाकरे ने कहा है कि देख सकते हैं 2029 में जो है मुख्यमंत्री हमारा होगा, इस तरीके का बयान राज ठाकरे की ओर से दिया गया। आप किस तरीके से देखते हैं इस बयान? मुझे लगता है कि राज ठाकरे के बारे में हमारे वैचारिक मतभेद है। वैसा राज ठाकरे बहुत अच्छा नेता है, बहुत बड़ा स्पीकर है, और इवेंट मैनेजमेंट में वो बहुत बड़ा एक्टिव है, और उनकी सभाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है। लेकिन जिस तरह बाला साहब ठाकरे की सभा भी बहुत बड़ी होती थी, राज ठाकरे से भी कई गुना बड़ी सभा होती थी, लेकिन बाला साहब को भी वोट नहीं मिलते थे। एक छगन भुजबल जी खाली माझगांव जाके ले चुनकर आते थे। इसीलिए राज ठाकरे जो बता रहे कि भाई मेरी सरकार आएगी, मेरी सरकार आएगी तो मैं भोंगे निकालूंगा, तुम्हारी सरकार आने वाली नहीं तो भोंगे कैसा निकालेगी। और राज ठाकरे जी ने शुरू में जब शिवसेना छोड़ी थी, तो राज ठाकरे जी इनका जो फ्लैग था वो नीला रंग था, भगवा रंग था, हरा रंग था। तो बात अच्छी थी कि भाई सब लोगों को इकट्ठा करने की उनकी भावना थी, लेकिन अभी राज ठाकरे हर बार अपनी भूमिका बदलते हैं।